सरकार की तरफ से कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा रिजर्वेशन, कोई पद आपको मिला है? ऐसा कुछ नहीं मिला है। मैं एक बार बल्कि उससे मुख्यमंत्री जो है हमारे निशंक जी थे, गया भी मैं, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली, पूरे अपने सर्टिफिकेट लगाए, पूरे वार्ड कैजुअलिटी के लगाए, बैटल कैजुअलिटी के लगाए। सुन लिया आपने, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, बैटल कैजुअलिटी है, कारगिल वार लड़ा हुआ है और इनको एप्लीकेशन देके संतुष्ट कर दिया गया। उसके बाद ये बोला गया कि हमारे पास ऐसा कोई जियो नहीं कि हम आपको सरकारी नौकरी दे सकें। जी, उत्तराखंड सरकार के पास सैनिकों के जो लड़ाइयों में कैजुअलिटी होते हैं उसके पास कोई जियो नहीं है। ये भी एक धर्म युद्ध ही है कि हम अपनी मांग रखें कि क्यों नहीं बैटल कैजुअलिटीज को राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पॉलिसी में तो है, तो राज्य में क्यों नहीं है। सवाल ये नहीं कि आज किसकी सरकार है, कहने वाले राजनीति कह लें, जो कुर्सी पर होगा किया जाएगा। पहले परिचय आपका? सर, मेरा नाम नायब सूबेदार देवेंद्र सिंह रावत, रिटायर्ड। जी, कैमरे की तरफ देखिए। मैं पहले आर्मी एजुकेशन कोर में था। जी, जरा इधर शहीद स्थल भी आ जाए। हाँ सर, और सन 2018 में मैं नायब सूबेदार की रैंक पे रिटायर हुआ हूँ। और मैं सबसे पहले परिहार जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप जो है एक बुलंद आवाज़ के तौर पे उभर रहे हैं और सैनिकों के वास्तव में बड़ी जायज़ मांग को आपने उठाया। मैंने देखा था कल आपका वीडियो कुछ। सर, पूरा परिहार विजय पथ पर सर्जरी ऑफ 6th पे कमीशन एंड मिस्ट्री ऑफ 7th CPC के अलावा बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हैं। आपको मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूँ, क्या नायब सूबेदार गजेटेड है? और इस स्थल चीड़बाग का ये इलाका, यहाँ पर गौरव सेनानी एसोसिएशन के अलग अलग जोन के कहिए, आप विधानसभा के कहिए, मंडल कहिए, उनके अध्यक्ष और उनकी टीमें, बारिश का मौसम है, हर कुछ जल्दीबाजी में दिखाया जा रहा है। कारगिल युद्ध के वीर अमर शहीद जिन्होंने इस देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके लिए, उनकी याद में हम सभी 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सावधान होकर उन्हें नमन करें। अब भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कारगिल के वीर अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। कारगिल के वीर अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। कारगिल के वीर अमर शहीद अमर रहे, अमर रहे। कोई भी कारगिल बैटल कैजुअलिटी हमारे कोई भी सहवान आ रखे हैं तो आप लोग प्लीज सामने आ जाएं। और हमारी जो भी कारगिल युद्ध में शहीद वीरांगना, शहीद की पत्नी है, तो आप भी आ जाएं। मैं ऑनली सूबेदार मेजर मोहन सिंह रावत, मैं सतरवाल का रिटायर। अभी फिलहाल 2021 दिसंबर लास्ट में रिटायर हुआ हूँ। इससे पहले हमारी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कारगिल, ने वहाँ से हम पे फायर की थी बटालिक से, संग्रता फौज से हमने अटैक किया था और हमारे वहाँ पे 23 जवान जो है शहीद हुए थे और बहुत सारे जवान कैजुअलिटी हुए थे। कैजुअलिटी वाले घायल जवानों में एक आप भी है, तब आप किस पद पर थे? हाँ, मैं उस समय नायक के पर्पज पे था और मैं असल्ट प्लाटून में था। असल्ट का काम, माइनर यानी इन्फेंट्री इंजीनियर कहिए। हाँ, माइनर इन्फेंट्री इंजीनियर। असल्ट का काम था फर्स्ट से पहले लूपिंग और धावा बोलना और अटैकर करते थे। लेकिन वहाँ हमने उस समय, वो दिन था, आज भी याद आता है, तो हमारे अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं। वहाँ पे हमने जब अटैक किया था, ना कोई भूख ना प्यास कुछ नहीं लगता और हम अपना सेवा समाज के बाद करके आया हूँ। लेकिन हमने पूरा देश की रक्षा की, अपने तन मन धन से देश की रक्षा करी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आज यहाँ पे हमारे पूरे सैनिक यहाँ पे इकट्ठा होते हुए, और भी अगर कहीं हमारे सैनिकों पे यहाँ पे भारी लोग अतिक्रमण करके हम पे जब हंगामा करते हैं और बाहर के लोग यहाँ इनकी गतिविधियों को, लोगों के गतिविधि या लोग उनको प्रेरणा दे के हुए यहाँ उनसे ठीक करा रहे हैं, जिसका एक नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा उनका कहने का मतलब है, लड़ाई हमने लड़ी, घायल होके आए, टूट के आए, बीमारियां लगी, क्या अब हमारी सुरक्षा कौन करेगा? वहाँ पर हथियार थे आपके पास, टैक्टिस प्लान थे, लोग थे, संरक्षण था, अब हमें कौन बचाएगा? ये साहब का कहने का आशय था। आखिरी प्रश्न आपसे, 17 गढ़वाल ने लड़ाई लड़ी, तो आपके यूनिट को कितने पदक मिले सर? हमारे यूनिट को एक वीर चक्र और सेना मेडल और कम्युनिस्ट कार्ड, एक वीर चक्र, 4 सेना मेडल
और तकरीबन 18 कॉम्बिनेशन कार्ड से सम्मानित किया गया और साइटेशन बटालिक साइटेशन बटालिक ऑनर और बटालिक ऑनर मिला और पलटन को विदेश जाने का मौका मिला। विदेश कौन सी जगह गए? लेकिन नहीं गई जी नहीं काला बस। मैं 18 गढ़वाल से हूँ। नायक सुरेंद्र सिंह 2010 में मैं रिटायरमेंट आ गया था। मुझे कारगिल द्रास में गोली लग गई थी और मैं सबसे पहले तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज भी आप लोग जो रिटायरमेंट के बाद भी इतना मान सम्मान करते हैं। जो ऑन ड्यूटी है वो तो करेगा, उसकी तो मजबूरी बन जाती है, लेकिन आप लोग अपना टाइम निकाल के आए उन वीर योद्धाओं के लिए जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और मैं एक छोटा सा प्रश्न, धन्यवाद करते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं इसलिए आपको यहाँ पे बुलाया गया है। 18 गढ़वाल ने जुबर हिल पर कब्जा किया एज लाइक द स्टेटस ऑफ लाइक जस्ट जुबैर क्या कहते हैं उसे, टॉप सबसे बड़ा टॉप का नाम टाइगर हिल और उसके तोलोलिंग जस्ट टाइप आप लोगों ने अटैक किया। तो आपके यूनिट के कितने मेडल हैं सर? मेरी यूनिट के कम से कम 20 मेडल हैं, जिसमें 3 20 चक्कर हैं, थोड़े यूनिट पर संख्या पत्र है और उसके बाद विदेश भी हमारी यूनिट है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या बैटल स्टेटस एक नायक जब पेंशन आता है, आप बैटल कैजुअलिटी हैं, बैटल स्टेटस में आपको एक सामान्य नायक पेंशन से कितना ज्यादा, देसी भाषा में कितनी पेंशन मिलती है या कितनी ज्यादा मिलती है? मुझे कम से कम एक जो मेरे साथ रिटायरमेंट नॉर्मल रिटायरमेंट नायक आया उससे मुझे कम से कम 20,000 रुपये तनख्वाह ऊपर मिलती है। तो धन्यवाद। बैटल स्टेटस आप लोगों को मिलना चाहिए और उसमें और भी सुधार होने चाहिए। 7th पे कमीशन में स्लैब की जगह परसेंटेज कर दिया गया जो कि गलत है, क्योंकि जिसकी 20,000 बेसिक है उसका कितना होगा 2,000 रुपया, और जिसका 2 लाख बेसिक है या 1.5 लाख बेसिक है उसका भी 50% होगा। तो हु इज बेनिफिशियल, दैट इज द क्वेश्चन। और ये लड़ाई जारी रहेगी। अब आप कुछ कहना चाहोगे? ठीक है, वैसे किस यूनिट से बताया था बिलोंग आपके? फर्स्ट नागा। और सेकंड नागा ने बकायदा द्रास घाटी में जो कुछ एक घाटी का नाम भूल गया, द्रास में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और वो यूनिट भी विदेश गई। धन्यवाद। सरकार की तरफ से कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा रिजर्वेशन कोई पद आपको मिला है? ऐसा कुछ नहीं मिला है। मैं एक बार बल्कि मुख्यमंत्री जो है हमारे निशंक जी थे गया भी में, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाली, पूरे अपने सर्टिफिकेट लगाए, पूरे वार्ड कैजुअलिटी के लगाए, बैटल कैजुअलिटी के लगाए। सुन लिया आपने, मुख्यमंत्री जी के पास गए थे, बैटल कैजुअलिटी है, कारगिल वार लड़ा हुआ है और इनको एप्लीकेशन देके संतुष्ट कर दिया गया। उसके बाद ये बोला गया कि हमारे पास ऐसा कोई जियो नहीं कि हम आपको सरकारी नौकरी दे सकें। जी, उत्तराखंड सरकार के पास सैनिकों के जो लड़ाइयों में कैजुअलिटी होते हैं उसके पास कोई जियो नहीं है। ये भी एक धर्म युद्ध ही है कि हम अपनी मांग रखें कि क्यों नहीं बैटल कैजुअलिटीज को राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पॉलिसी में तो है, तो राज्य में क्यों नहीं है। सवाल ये नहीं कि आज किसकी सरकार है, कहने वाले राजनीति कह लें, जो कुर्सी पर होगा किया जाएगा। जब वो युद्ध लड़ा जा रहा था 524 हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है। 524 जवान हमारे उस युद्ध में शहीद हुए थे। 1362 हमारे जवान उसमें घायल हुए थे। किसी ने अपना आंख खो दी थी, किसी ने अपना पैर खो दिया था, किसी ने अपना आंख खो दी थी। देश उनके सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद करता रहेगा, हमेशा उनको इसी प्रकार सम्मान दिया जाएगा। मैं स्वयं अपने प्रतिनिधियों के साथ सब जगह थाने में गया, चौकी में गया, एसएसपी साहब को, एसपी सिटी साहब को मिला, लेकिन पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी उनको। अगर पुलिस उनको सुरक्षा देती तो शायद आज वीर बहादुर सिंह जी जीवित होते। सम्मानित साथियों, इसीलिए हम लोग आपको हमेशा जागृत करते हैं, एकजुट रहो, एकमुठ रहो। जहां पर भी कोई समस्या होती है अपने गौरव सेनानी के साथ खड़े हो जाओ। जब हमने देश की सुरक्षा की है तो हमको भी जो अंडर डिफेंस जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हमें प्रोटेक्ट करे, सुरक्षा दे, हमारे परिवारों को सुरक्षा दे। इस प्रकार के निंदनीय घटनाएं आने वाले समय में न हो। परिहार पर्वतारोहण सेनानी परिहार विजय पथ। सबसे पहले सर मेरा सवाल आप लोगों से ये, जब मेरे हाथ में आप माइक देख रहे हैं
तो बहुत सारे लोगों के कमेंट बुद्धिजीवियों के, जो अपने को बुद्धिजीवी समझते हैं और जो शासन प्रशासन से लेकर सरकार तक हैं, उनका कहना है कि फौजी के हाथ में माइक कब से आने लगा। सर, इस संदर्भ में आप कुछ जवाब देना चाहेंगे? सब ऐसा है, ठीक है, ये सर आप बोलिए। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, उनकी मूर्खता है जो कह रहे हैं फौजी के हाथ में माइक नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? सर आज की डेट में छोड़ो, 26 जनवरी 15 अगस्त में दिल्ली के अंदर कमेंट्री कौन करता है? जी, सैनिक भी करते हैं। सामन साहब बनते हैं। तो क्या हम अपने अधिकारों के लिए, सैनिकों के अधिकारों के लिए, पे पेंशन के लिए, अपने शहीदों को सम्मान देने के लिए, शहीद हमारे साथ का था, नाम लिख के तो नहीं होता कि आज ऑपरेशन में कौन शहीद होगा। आज बारिश है, कई लोगों का कहना बारिश है इसलिए नहीं आए, तो क्या कारगिल युद्ध में बारिश या वर्षा बर्फ नहीं थी? कि जिन लोगों ने शहादत दी, उनकी शहादत के कारण ही हमें स्टेटस मिला हुआ है। अन्यथा नौकरियां कौन नहीं करता, रिटायर कौन नहीं होता। हमें स्पेशल स्टेटस उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने शहादत दी, और इसी शहादत पर राजनीति होती है या नहीं। एक्चुअल में कोई सैनिक का सम्मान, अगर आप शहीदों का सम्मान कर रहे हैं तो जीवित भी उन्हीं में से, तो क्या जीवितों का सम्मान हो रहा है? जीवितों का कोई सम्मान नहीं करता है, और मरने वालों को शहादत के दिन ही सम्मान दिया जाता है, उसके बाद कोई नहीं पूछता है। आज जो ये सब हो रहा है, ये दिखावा है। जो सरकार जो है सिर्फ दिखावा के लिए काम करती है, हकीकत में जीरो है सब। ये मैं सरकार तो नहीं, मैं कुर्सी पर बैठे हुए पद की बात करूंगा। प्रश्न मैं सपा से नहीं पूछ सकता, प्रश्न मैं किसी अन्य सैनिक को प्रश्न उससे पूछा जाएगा जो पद पर है, जो कुर्सी पर है। मेरे कहने का दूसरा मतलब, देखिए सरकारें आती और जाती रही है, इसी बीच भारत और में जय जयकार आप सुन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुर्सी पर बैठा सवाल उससे पूछा जाएगा। संगठन हमेशा रहेगा, सरकारें आती और जाती रहेगी। इस कुर्सी पे जो बैठा होगा उससे हमारी 16 सूत्री मांग और केंद्र से ORP पे पेंशन की जो मांग है उसका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। लेकिन प्रश्न फिर भी बना हुआ है। हमारे वरिष्ठ संघर्षक जब नजदीक आए गौरव सेनानी के वरिष्ठ संघर्षक सत्य प्रकाश डबराम नाम है इनका, और जाति से ब्राह्मण है। मुझे बताइए, परशुराम ने अपने पिता जगमदनी की तरह वेद ग्रंथ और पूजा पाठ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हाथ में पिनाक धनुष, विजय धनुष और फरसा क्यों था? नौकरी पूरी नहीं कर रहे हैं, वो सैनिक कल्याण मंत्री हो सकते हैं, तो अपने अधिकार और सम्मान के लिए क्या हमारे पास माइक या संगठन नहीं हो सकता? देखिए, अधिकार और सम्मान की जहाँ तक बात है, पूर्व सैनिक के हाथ में जरूर माइक हो सकता है, और माइक जो है एक सैनिक की आवाज होती है, और उस आवाज को सैनिक रहते हुए फौज में यदि दबाया गया तो बाहर रिटायर होने के बाद वो आवाज सैनिक और जनता दोनों की आवाज होती है। उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। और से प्रश्न करते हैं सर, कोई बातचीत करना चाहता है? एक सेकंड सर, आप प्रोग्राम कीजिए और आप कैमरामैन मेरी तरफ आते रहिए। सर, आप वरिष्ठ लगते हैं, और सबसे पहले आपका परिचय। मैं सैकड़ों से रिटायर्ड, मैं 98 में रिटायर में हो गया था, और आज मेरे को जो है 26 साल रिटायरमेंट के हो गए। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे अधिकारी मेरे में पढ़ के, नाम नहीं बताऊंगा, जब मैंने कहा कि एक सैनिक जो टैंक को तोड़ सकता है, तोप चला सकता है, रिटायर होने के बाद क्या उसको ETM के बाहर चौकीदार होना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि आप IAS नहीं, आप अधिकारी क्यों नहीं बने? सर, मेरा प्रश्न उन लोगों को चैनल पे बोल रहा हूँ, जब आप देहरादून में पढ़ रहे थे तब मैं बुग्याल में था, हमारी लाइफ ट्राइब अफ्रीकन ट्राइब जैसी थी, फिर भी आज GSO पद से सम्मान से रिटायर हैं, और आज जब प्लेटफॉर्म बच्चों को मिला, 80% बच्चे आए में क्या सही बोला मैंने? सही बोले। तो फिर अगर किसी को प्लेटफॉर्म अच्छा मिल रहा है तो ब्रिगेडियर, मैंने कहा आप जनरल बनो, सैनिकों का पक्ष कैसे रखोगे? तो उन्होंने झुझलाते हुए यही उत्तर दिया था
जबकि हकीकत ये है कि 2016 के पे कमीशन की सेवंत की रिपोर्ट है, उसमें सिपाही को 8 पास दिखाया गया है। आप अपने भाई भतीजे को 8 पास भर्ती कर दोगे? नहीं कर सकते हैं, मैट्रिक से ऊपर उससे भी ज्यादा है अभी। नहीं, मैरिट का मेरिट क्या होना है? मेरिट उसकी जो है 45% ऊपर होती है। सर कोई और बुद्धिजीवी मैं आपके माध्यम से एक टिकट देना चाहता हूँ न्याय वाली। क्या न्याय करेंगे के साथ क्या कॉलोनी में मांगा न्याय नगर निगम द्वारा पढ़ने में से नाली का निर्माण न करना, इसको निकाल दीजिए घर के आगे निकाल देंगे और हेल्पलाइन चैनल मुख्यमंत्री हेल्पलाइन निकाल दूंगा। मेरा प्रश्न सर आपसे है, सेना का बजट नॉन प्लान बजट होता है, यानी कि जैसे रेलवे का बजट होता है तो उससे अर्निंग होती है, सेना का बजट होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे रेलवे में मजदूर यूनियन अलग होती है, कर्मचारी संगठन अलग होता है, क्लास ए अधिकारियों का संगठन अलग होता है। तो आज ये विडंबना क्यों है कि संगठन या तो ऑफिसर ओरिएंटेड ही होते हैं सैनिक संगठन, या फिर राजनीति ओरिएंटेड ही होते हैं? जैसे जवानों का संगठन क्यों नहीं हो सकता? वो जायज है या नहीं? आपको अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता कि कोई मुझे ये बताए व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ OROP। 1973 में 60 साल नौकरी और 15 साल नौकरी वालों को जब साथ मिलाया गया तो हु इज द काउंटर पार्ट्स। मेरा मतलब है कि एक चपरासी भी अगर ये 4th क्लास वाला भी अगर 60 साल नौकरी करता है तो उसके इंक्रीजमेंट सुबेदार साहब से ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए वो हर 5 साल में एक रिवोल्यूशन, उसमें एक संशोधन निकाला था कि अपने काउंटर पार्ट के बराबर पेंशन पर फौजी कैसे आए, क्योंकि ऑन सर्विस तो उनके इंक्रीमेंट लग नहीं सकते हैं। जैसे हवलदार जी का काउंटर पार्ट अगर ASI है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो 60 साल में उसके इंक्रीजमेंट कितने लगे हैं और हवलदार के कितने लगे, उसके कॉम्प्रोमाइज को ORP कहते थे। आपने डेफिनेशन बदल डाली, पुराना और नया रिटायर 1 रैंक होता है। यदि ऐसा इसलिए है, नंबर 1 क्योंकि तब अधिकारी 18 साल तक मेजर रहता था, आज 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल और पे बैंड 4 में होता, इसलिए किया। नंबर 2 57 से 60 साल जब आप नौकरी कर रहे हैं तो वो ORP किस बात की। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 7th पे कमीशन के अनुसार 24 लेवल हमारे हैं और एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का पे कमीशन 1 हो सकता है, तो पेंशन टेबल 7 और 8 क्यों? क्या अधिक लंबी नौकरी का जब हमने बेनिफिट कम नौकरी वालों को नहीं देना है तो वो ORP किस बात की? अगला क्वेश्चन मेरा ये है, आज केवल ORP की बात करूंगा शहीदों के सम्मान के उपलक्ष्य में, ताकि सही रूप में आप सम्मान करते हैं या नहीं। भारत सरकार से, MOD से, प्रधानमंत्री जी से मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि जो डायरेक्ट एंट्री होते हैं जैसे एजुकेशन हवलदार, RTGSO साहब जो अधिकतम इंक्रीजमेंट तक जाते हैं, क्या वो ORP टेबल में हम लोगों के साथ शामिल हैं या अलग रखा जाता है? स्पेशल इंक्रीजमेंट या नेशनल प्लेयर जिनको जल्दी प्रमोशन मिल जाती है, क्या वो ORP के इस सेटअप में शामिल हैं? नहीं हैं, क्यों? ये प्रश्न बना रहेगा। इसके अलावा बतेरी विसंगतियाँ CPC में हैं कि सिपाही का स्टेटस 2000 ग्रेड का है, जबकि 7th पे कमीशन में कईयों की अपग्रेडेशन हुई, केवल एक ही रैंक लेफ्टिनेंट कर्नल ही क्यों पे बैंड 4 में गया? ये क्वेश्चन बना रहेगा मेरा। आज भी JCO नॉन गजिटेड, कागजों में गजिटेड है, पे स्केल नॉन गजिटेड क्यों है? केवल सुबेदार मेजर रैंक 4800 का ग्रेड, उसके आगे भी हवाला नंबर 7/1935 अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है सर, तब भी आपने गजिटेड फिर भी नहीं माना है। और अधिकारियों को अपनी तरफ से ये ऑफर देता हूं कि यदि मेरे सवाल गलत हैं, यदि मैं देश को भड़का रहा हूं, मैं KS परिहार फ्रॉम 9 गढ़वाल रिटायर, तो कृपया मेरी पेंशन बंद करें या मेरा कोर्ट मार्शल अब्लिक जो सज़ा है वो मुझे दें, अन्यथा जवानों को उनका हक दें। आपने हमें किसी भी चैनल पे बुलाना हो, का प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाओ, यदि मैं गलत हूं तो पेंशन बंद करें, अन्यथा जवानों को उनका अधिकार दें। इस बीच आप सर पहले परिचय आपका। सर मेरा नाम नायब सूबेदार देवेंद्र सिंह रावत रिटायर्ड जी, कैमरे की तरफ देखिए। मैं पहले आर्मी एजुकेशन कोर में था जी, जरा और शहीद स्थल भी आ जाए। हाँ सर, और सन 2018 में मैं नायब सूबेदार की रैंक पे रिटायर हुआ हूँ
और मैं सबसे पहले परिहार जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आप जो है एक बुलंद आवाज़ के तौर पे उभर रहे हैं और सैनिकों की वास्तव में बड़ी जायज़ मांग को आपने उठाया। मैंने देखा था कल आपका वीडियो कुछ सर पूरा परिहार विजय पथ पर सर्जरी ऑफ सिक्स्थ पे कमीशन एंड मिस्ट्री ऑफ 7th CPC के अलावा बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। आपको मैं एक छोटा प्रश्न पूछता हूं, क्या नायब सूबेदार गजेटेड है? गजेटेड क्लास ग्रेड बी एच पर गवर्नमेंट ऑर्डर है लेकिन मानते नहीं हैं कई लोग। जी, भारत सरकार का न्यूनतम गजेटेड न्यूनतम वेतन कितने से शुरू होता है पता है आपको? न्यूनतम गजेटेड वेतन तो वैसे जी मैं बता देता हूँ 5400 से होता जी। है। नहीं गलत है। हम 5400 से एक क्लास होती है। बी क्लास गजेटेड शुरू होता है 4800 ग्रेड और 47,600 जहाँ पर केवल सूबेदार मेजर है, और नायब सूबेदार को उससे 2 रैंक के नीचे 34,500 पर रखा गया, जो कि अपने आप में एक अन्याय है। सिक्स्थ पे कमीशन हवाला नंबर 7/1935 परिहार को गलत साबित करें और मेरी पेंशन बंद करें। सर अच्छा, एक चीज़ सर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर सैनिकों के हक की अगर कोई बात कर सकता है तो पूर्व सैनिक सबसे अच्छा कर सकता है, क्योंकि सेना में रहते हुए आपको भी पता है कि आवाज़ नहीं खोल सकता है। सर रिटायर हो गए तो कल खोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जो अग्निवीर योजना है सरकार की, सर मैं आपके चैनल के माध्यम से इसके बहुत नुकसान जो है, क्योंकि हम सेना में रहे हैं, अभी तो हमारे जो पूर्व पहले के सैनिक भर्ती हैं ऑलरेडी, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी चल रही फौज में, उसके बदौलत सर आपकी बात मैं समझ गया। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इट इज़ ए इजराइल कॉन्सेप्ट। इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए वहाँ पुरुष और टेरेन सर। जी सर टेरेन। यस सर यस सर यस। हमारे आधे से ज़्यादा सैनिक तो ग्लेशियर के बाद जो है यस मैं आपकी बात, हमारे यहाँ पे ये चीज़ लागू नहीं। जी समझ। टेरेन हो, देश की जनसंख्या हो, भौगोलिक बनावट हो, सामरिक महत्व हो, इजराइल की जनसंख्या बहुत कम है, इसलिए कंपलसरी लड़कियां यानी लेडीज 2 साल कंपलसरी करते, चाहे प्रधानमंत्री की बेटी क्यों न हो, और जेंट्स 3 साल कंपलसरी नौकरी करता है। सुन तो लीजिए, तो वो वहाँ के लिए उस कॉन्सेप्ट को उठाकर अगर आप यहाँ लाए तो किसी नेता का बेटा अग्निवीर क्यों नहीं है? पहली बात हो गई। पहले तो जरूरत ही नहीं, भारत की जनसंख्या इतनी है और भौगोलिक बनावट ऐसी है, उसकी जरूरत रिसोर्सेज हैं और जरूरत नहीं थी। तो यदि अगर वो इजराइल कॉन्सेप्ट है तो कोई भी IAS अधिकारी, कोई भी IPS अधिकारी, कोई भी नेता या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाने से पहले वो क्यों नहीं 4 साल ट्रेनिंग करता है? कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए था। बदल कर आपने उसे गरीबों के सर में लाद दिया और उसे कह दिया कि ये अग्निवीर, क्योंकि एक देश गरीब देश है और अग्निवीर के नाम पर भी आपको हजारों की भीड़ देखने को मिलेगी। तो ये शरीफता और मजबूरी का फ़ायदा कॉन्सेप्ट लाइए तो पूर्ण तरीके से लाइए, नकल करिए तो ठीक से करिए। और ये द सिचुएशन ऑफ टेरेन, अगल बगल के देश, लड़ाई लड़ने के तरीके और उस देश की जनसंख्या, इन सब को देखते हुए अग्निवीर योजना जो आप इजराइल कॉन्सेप्ट कह रहे हैं वो इंडिया पर सूट नहीं करता है और इस बात पर संसद में भी आवाज़ें उठ चुकी हैं। तो बने रहें। तो ये था आज का समारोह विजय दिवस का। तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।